Hello. I think you are fine this morning. एक विशेष सेशन इस बात को देना चाहता हूं मैं, क्योंकि अब मेरा जो चैनल है वो एक तरह से उन जागरूक विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर से या पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले, ग्रेजुएट करने वाले विद्यार्थी जो जॉब सीकर्स हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा बन रहा है। और दूसरी तरफ जो जनरल अवेयरनेस अपनी बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी। बिकॉज आई बिलोंग टू द डिसिप्लिन दैट इज नोन एज अर्थ साइंस। हालांकि दूसरी चीज़ों के साथ मैं स्टेट का कमीशन का एग्ज़ाम देता रहा, क्वालिफाई हमेशा किया, सिविक्स का भी मैंने क्वालिफाई किया। एनीवे जो पैटर्न मैंने सीखा और ओवर द ईयर्स जो टीचिंग के साथ जुड़ा रहा, उसकी बातें ज़रूर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ। ये सेशन थोड़ा विशेष इसलिए है कि बहुत सारे बच्चे कुछ पहले से परसेप्शन बना लेते हैं और तैयारी के समय गलती कर बैठते हैं, और जिस समय तैयारी के साथ अच्छी तरह से अपना सारा सब कुछ बेस्ट पॉसिबल 100% देने के बाद भी अगर सफलता से मामूली से दूर रह जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बात आज करते हैं कि किस तरह से तैयारी करें और क्या बात। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। ये बड़ा मुश्किल काम है निरंतरता करना, क्योंकि ये जो उम्र होती है, जो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है, वही एनर्जी का भी वही टाइम है, और खेलने कूदने का, सिनेमा देखने का, फ्रेंड्स बनाने का, रिश्तेदारियों में जाने का, बारात अटेंड करने का भी यही समय है। लेकिन सिर्फ 2, 2.5, 3 साल मेहनत कर लो, उसके बाद जीवन सार्थक नजर आएगा, पर्पसफुल नजर आएगा। एक सबसे पहले जरूरी बात ये कह लें, अपने ध्यान में एक बात रखें, एक ध्यान में, आई एम ए पीसफुल सोल, नंबर 1। नंबर 2, आई विल बी ए मोस्ट successful man with a purpose. With a purpose is more important than to be a successful. मेरा उद्देश्य है। और 3-4 चीजें हैं, आर्थिक भी है, स्थान स्टेटस का भी होता है, एक हायरार्की में जगह भी मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है खुद को संतुष्टि मिल जाती है। यहाँ 2-3 बातें और मैं बोलने के बाद जो असली मुद्दा है उसके ऊपर आ जाता हूँ। वीडियो नहीं तो लंबा हो जाता है। एक बिल्कुल अपना टारगेट स्पष्ट कर ले। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो ग्रेजुएट लेवल के बाद के हैं, सेकेंडरी के बाद एनडीए हो जाता है, नीट होता है, आईआईटी में चले जाते हैं, वहाँ एक टर्मिनेशन है। दूसरा टर्मिनेशन होता है ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद आपने
किसी भी स्ट्रीम्स में हैं, उसके बाद आप ध्यान रखते हैं कि अब मुझे किधर जाना है, आप ढूंढ लें। रेलवे में जाना है कि सीजीएल करना है कि बैंक में ऑफिसर बनना है कि कॉरपोरेट में जाना है या सिविल सर्विसेज में जाना है, बहुत सारे ऑप्शंस। वैसे बहुत बार तो ऐसा होता है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। बहुत सारे और चीज़ें, आपके पीयर ग्रुप में कौन आते हैं, टीचर कौन से हैं, कौन से सब्जेक्ट ले लिए हैं, पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं, आपकी आर्थिक हालत क्या है, ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स दीज फैक्टर्स अलाइव। और जहाँ सबसे ज़्यादा मामूली सा कमी होती है, अभाव होता है, सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट भी वहीं पे है, क्योंकि असली चीज़ तो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ऑफ योर टाइम एंड रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी इंटेलिजेंस कोसेंट एक जैसा नहीं होता, लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है कि जो थोड़े से एवरेज से थोड़ा सा ऊपर हैं, एवरेज से थोड़ा, अगर वो अपनी कंटिन्यूटी बनाते हैं, कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं, निरंतरता का क्रम बनाते हैं, तो अपने टारगेट पे पहुंच जाते हैं। चौथी बात जो बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं और ठीक बात है, बहुत अच्छी, लेकिन स्ट्रीमलाइंड नहीं है। यहाँ कोचिंग सेंटर्स की इसलिए जरूरत होती है। आप बिल्कुल सिलेबस को देख लें जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, और उसका डाइसेक्शन कर दें पार्ट बाय पार्ट। मैं एग्जांपल दूंगा, यहाँ पिछले बार आईएएस का जो पेपर आया था उसका एक सेक्शन में लिख के लाया हूँ, और आप कहोगे ये कुछ भी नहीं है, केक वाक है, और सच बात है, ये केक वाक ही होता है। थोड़ा सा ढंग से करने की जरूरत होती, थोड़े से ढंग से। और एक और बात तकरीबन होता है कि थोड़ी सी तैयारी कर ली, थोड़ी पढ़ ली, थोड़ा स्थान भी मिल गया, और एक विशेष अहंकार पाल लेते हैं हम, महाज्ञानी समझने लग जाते हैं, व्हाट यू कॉल इट। नॉलेज की गहराई सिर्फ अक्षरों में ही नहीं है, जीवन के तजर्बे और थपेड़े लगते हैं, बहुत बड़े पाठ तो वहां से आते हैं। इसलिए रुक कर आराम करना मत कर देना, आराम करना शुरू मत कर देना, मेहनत करना बंद मत कर देना, लगे रहो। देखिए, आई एम 70 नाउ, 7 तारीख को मेरा 70 पूरा हो गया, और बाय इंडियन स्टैंडर्ड ये कह सकते हो कि मैं फाइनेंशियली ठीक ठाक, बहुत ठीक ठाक हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ जुड़ता हूं, पढ़ता भी हूं, दिखाई दे रहा होगा आपको, और जितना हो सके जो ये कोशिश करता हूं कि अगर मुझे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं या भगवान की मेहरबानी रही है, तो मैं पास ऑन कर दूं फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, फॉर हो सके तो जहाँ तक विद नो कॉस्ट। ये भी एक ड्यूटी है। अब जिस बात के ऊपर मैं आ रहा था, वहाँ एक जो आईएएस और जो सिविल सर्विसेज स्टेट्स की हैं, उनमें खास तौर से देखो 3-4 पार्ट्स में आता, 3 स्टेजेस तकरीबन है, एक प्री एग्जाम, एक मेंस और एक इंटरव्यू लेवल पे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उनमें एक तो सेक्शन होता है इंटेलिजेंस का, जो डायग्राम्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, कुछ मैथमेटिकल होते हैं, दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, और उसमें स्पीड चाहिए। दूसरा
एक सेक्शन सबका मिलेगा जीके का। जीके में मैं 5 हिस्से बताता हूं, सिर्फ 5। एक, जनरल साइंस 10th तक में ही तकरीबन 80% हो जाती है, और सोशल साइंस। सोशल साइंस में भी विशेष तौर से फ्रीडम मूवमेंट, और गांधी जी को अच्छी तरह से करते हैं फ्रीडम मूवमेंट को। ये आपका 20 + 20 40% को कवर कर जाती है, सोशल साइंस और जनरल साइंस। इसलिए सब ये कहते हैं कि एनसीईआरटी का कम से कम हाई स्कूल या +2 लेवल का सिलेबस को गो थ्रू कर जाओ, और उसको बारीकी से करें। छोटी छोटी सूचनाएं हैं वो बारीकी से करें। जिस तरह से मैं रिवर से बताऊं, तो रिवर के बजाय उसकी स्ट्रीम्स हैं उनके बारे में पूछ लेता है। लोकेशन में ग्राफ बनाकर, और ग्राफ में एक स्क्वायर बना के एक लोकेशन दे देंगे कौन से कोने के ऊपर है, यानी बारीकी से हो जाती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है। जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, बुक्स हैं, रूट्स हैं, और दुनिया में अब क्या हो रहा है, जैसे यूक्रेन का, इजराइल का ये जो प्रॉब्लम्स है या इसके साथ कनेक्टेड है, ऐसी चीजों के साथ। तो एक आ जाते न्यूज एंड व्यूज। आप एडिटोरियल को अच्छी तरह से पढ़े अखबार, और कटिंग करके अपनी फाइल में लगाते हुए नहीं, ये चीज आपको कायदे का आदमी भी बनाएंगे। और कॉम्पिटिटिव मैगजीन जो मंथली छपती है, जो आपका मीडियम कुछ भी है, अगर हिंदी में है तो बहुत अच्छी है, और इंग्लिश में तो हमेशा ही छपती रही है। एक कॉम्पिटिटिव मैगजीन जरूर रखें, और उनको संभाल के भी रखें, फाइल बना लें। 20% ज्योग्राफी आती है, कोई पेपर उठा लो, ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी, और उसमें भी इंडिया की ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, और फिजिकल ज्योग्राफी, और खत्म। और ये तकरीबन डिग्री लेवल की जो किताबें हैं, +2 लेवल पे भी हो जाता है इंट्रोड्यूस, उसको गो थ्रू करते हैं। बहुत आसान सी चीजें आती हैं जो जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी। अब क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी आ गई, यहां एक बात आती है, ये दोनों लेवल आ गए ना, दूसरा लेवल। अब प्री अगर क्वालिफाई कर जाते हैं आप, मैंने बताया लगभग 15 से 20% करंट्स के ऊपर रहती है, 20% ज्योग्राफी रहती है, सोशियोलॉजी, और विशेष तौर से फ्रीडम मूवमेंट और उसके साथ कनेक्टेड सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में 20%, और जनरल साइंस 20%, और एक आपका सेक्शन जो आता है वो लॉजिक का है, जिसमें फिगर्स हैं, डायग्राम्स हैं, वो उनकी प्रैक्टिस की बात है। ये आपका प्री निकालने के लिए जरूरी है। आप मेंस की तैयारी प्री के समय ही शुरू कर दें, समय नहीं मिलता है, और वो हो भी जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट प्री के साथ ही रहता है। आपका अपना सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्टिव है। आजकल ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा डालते हैं, 4 ग्रुप बनाते हैं, ए सी ठीक है, या ए डी ठीक है, या बी सी ठीक है, इस तरह से। तो बारीकी से आपको, और उसमें भी थोड़ी सी इंटेलिजेंट स्पीड, आपको स्पीड और इंटेलिजेंटली अच्छी तरह से करेंगे तभी आप करेंगे। थोड़ा लॉ को भी देख लेना, क्योंकि लेटेस्ट जो आती है ना चीजें, आर्टिकल्स, उनके बारे में पूछते हैं, तकरीबन पूछते हैं, और पूछना भी चाहिए। अब आ जाती है, विशेष तौर से मैं अपने सब्जेक्ट की बताऊंगा, मेंस में आके आप तैयारी, वहां गंभीर तैयारी। आपको एक तो अपना सब्जेक्ट होता है, एक और लेना पड़ता है, और जीके को भी थोड़ा। यहां आप ये समझो, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, और सिलेबस वही बात आ गई, टुकड़े टुकड़े सिलेबस कर दें आप लोग। और जो सक्सेसफुल जो जिन्होंने सक्सेस ली है उनके साथ ओपिनियन लें, और एक पॉजिटिव थिंकिंग वो लोग जो हैं जिनके साथ, जिनको आप ये समझते हैं कि जिंदगी में कामयाब हैं, उनसे बार बार आप इंटरेक्ट करेंगे तो अच्छा है।
यहाँ पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने ये देखा 3-4 बच्चे इकट्ठे तैयारी करते हैं और सारे धमाका कर जाते हैं, एक साथ निकल जाते हैं। वो एक आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर कमांड करें। मैं 2 चीजें रिकमेंड करूंगा एक इस बारे में। एक, जो बेस्ट लिटरेचर है इंग्लिश में भी हिंदी में भी, अगर हिंदी मीडियम रखते हैं तो मुंशी प्रेमचंद को गो थ्रू कर जाए, उससे आपकी हिंदी के ऊपर और जीवन के तजर्बे भी अच्छे लिखे हुए हैं। और इंग्लिश लिटरेचर में है नॉवेल्स, इंग्लिश लिटरेचर तो भरी पड़ी है। आई विल रिकमेंड टॉल्स्टॉय, क्योंकि सरल भाषा में आपको टॉल्स्टॉय के नॉवेल्स आप पढ़ लें, उससे आपके भाषा के ऊपर एक पकड़ पड़ेगी। आर के नारायण के जैसे गाइड है, मालगुडी डेज है, आर के नारायण अच्छे राइटर हैं, उनको आप पढ़ लें। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से अच्छी नॉवल है। तो एक भाषा के ऊपर पकड़ जरूरी है। और अलग से आजकल क्योंकि डिजिटल हो गया, चाहे न्यूज का ले लें, चाहे आप और एनालिसिस देखें, इसके ऊपर चलते रहे, पॉडकास्ट के ऊपर भी, जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनका रिकॉर्ड करके उसी कंटेंट को खुद बोल के देखने की कोशिश करें आप लोग। वो एक मॉडल मिल जाएगा आपको। जैसे रवीश कुमार की न्यूज आइटम है, उनको आप रिकॉर्ड कर ले, 5-4 बार सुन भी लें और उसके बाद उसी तरह से बोलने की कोशिश करें। पीछे के इंटरव्यू जिन्होंने दिए हैं वो भी आजकल मिल जाते हैं, और मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू भी करवाते रहते हैं। चलो अपना जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग देते हैं, कुछ भी हो, वो प्रयास तो करवाते ही हैं। और अगर उनकी सक्सेस रेट है तो उससे सस्ता भी कुछ भी नहीं है। यहाँ बात ये है कि आपने अपने समय को स्ट्रीमलाइन करना है। जैसे ज्योग्राफी मैंने पहले बता दिया, ज्योग्राफी में 3 सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया का सब कुछ, फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसमें लगभग सब कुछ आ जाता है। लेकिन इंटेलिजेंटली, यहां छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा, मोटिवेशनल है वो भी। 3 लाइन ले लूंगा। लकड़हारा लकड़ी काटता था, पहले दिन 10 काटी, हफ्ते होते होते वो 2 ही काट पाया। एक स्मार्ट मैन, इंटेलिजेंट मैन आया, उसने बताया शार्पन योर टूल्स, अपने कार्यशैली को ठीक रखें, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ें। आजकल ये जरूरी, सभी एग्जाम में तकरीबन 2-3 क्वेश्चन तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में पूछ लेते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ आप जरूर जुड़े। सीधे अब ये है कि क्योंकि एनालिटिकल आपकी अप्रोच होनी चाहिए, और ये एग्जाम होता ये है कि जैसे दौड़ में प्रैक्टिस सभी करते हैं, लेकिन कुछ एक ट्रिक्स होती है, उस ट्रिक्स को यूज करते हो तो सफलता नजदीक होने में कुछ आपको मदद मिल सकती है। जैसे मैं ठीक ठाक रेसर रहा हूं, मेरा लॉन्ग जंप भी बहुत ठीक था, शॉर्ट पुट भी ठीक था। तो एक कर्नल साहब थे, मनपाल सिंह यादव, MS यादव, जब मैं दौड़ रहा था तो मैं पीछे खींच रहा था शरीर को, उन्होंने बताया थोड़ा सा आगे कर दो, आप बेल्ट से आगे के हिस्से को थोड़ा आगे रखो मामूली सा, उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ हो जाएगा, आपकी एनर्जी आगे लगेगी। एंड इट वाज वंडर। इतनी सी बात होती है, यही फर्क डाल देती। मैं पिछले बार का IAS का, आप सिविल सर्विसेज कहने लगे, उसका पहले सेक्शन का ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनका एग्जाम्पल आपको बताता हूं।
वाई फार्मा इंडस्ट्री इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। हमारी जो दवाइयों के उद्योग हैं वो देश के पश्चिमी हिस्सों पर ही क्यों लोकेटेड है। ये 150 वर्ड्स में, यानी थोड़ा सा लिखना था। आप ये देखिए किताबों में, तकरीबन ज्योग्राफी की किताबों में, आयरन एंड स्टील, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल के ऊपर शुगर इंडस्ट्री बड़ा पड़ा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तकरीबन किताबों में ही नहीं मिलेगा फार्मा इंडस्ट्री, क्योंकि अपडेट नहीं करते। और अपडेट नहीं करने का मतलब क्या हो गया, आपको खुद सर्च करनी पड़ेगी वो चीजें। ये 3-4 चीजें आ गई जैसे इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता हो कि ये सर्विस सेक्टर है, ये हिंदुस्तान का 60% जीडीपी में है। मैन्युफैक्चरिंग 20% भी नहीं है अब, और एग्रीकल्चर तो 12% से भी नीचे आ गया। इसलिए एग्रीकल्चर की समस्या है। 60% पॉपुलेशन डिपेंड करती है, जीडीपी में 12% है। पैसा आता नहीं, आदमी ज्यादा है, तो समस्याएं तो रहेंगी। दिस इज इंस्टीट्यूशनल फेल्योर, ये भी आएगी बात। क्यों है पश्चिम? आप ये देखिए, जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? मिनरल्स। और मिनरल्स कहां पर मिलते हैं? डेक्कन प्लेटो के ऊपर। दूसरा, अर्ली स्टार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉम्बे और इसके आसपास वाला क्षेत्र है, यहां पर बहुत सारी, देखना फार्मा की जितनी हैं, हालांकि अब तो हैदराबाद के तक भी पहुंच गया, फार्मास्यूटिकल पार्क बना रहे हैं। अर्ली स्टार्ट का बेनिफिट मिल गया। तीसरा, फार्मा इंडस्ट्री है वो विदेश से जुड़ी हुई है, एक्सपोर्ट के साथ जुड़ी हुई है। दुनिया में सबसे ये लाइन लिख देनी है कि इंडिया इज नंबर 1 इन द एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिन्स। फार्मा इंडस्ट्री में हम नंबर 1 हैं दुनिया में। और रेशो भी देख के लेटेस्ट कितना रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया, ये भी आप अगर लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है। पोर्ट होना बहुत जरूरी है। और वेस्टर्न घाट के ऊपर, वेस्टर्न घाट के साथ लगते हुए पोर्ट्स, बॉम्बे का ही एक उदाहरण लेते हैं। कॉमर्शियल कैपिटल है, पैसा है बहुत, और दूसरा पोर्ट्स है, तीसरा रॉ मटेरियल है। और साउथ में एक बात और भी हुआ है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, फाइन साइंसेस के, उनके साथ साउथ जुड़ा हुआ है। इतनी सी तो बात लिखनी है। अगर आप 10 वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाते हैं तो ये बातें अगर आप लिख देते हैं, 150 वर्ड्स हो गए और अच्छे से हो गया। लेकिन बुक्स में नहीं मिलेगा। यू शुड बी वेरी अलर्ट। इसको आप देख लें। दूसरा, यहां पर द पैटर्न ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया। विंटर, अब यहां है ना समझदार, एक विजडम है। 80% ऑफ मॉनसून है वो समर में है। आप सीधा लिखेंगे मॉनसून का मामूली सा रेफरेंस दे देंगे। मॉनसून मौसम शब्द से बना है। एंड 2 स्ट्रीम्स, 2 भागों में बांट देंगे। द फॉरवर्डिंग मॉनसून समर में आती है और वापसी वाली मॉनसून विंटर में आती है। विंटर का पैटर्न 2 जगह जाएगा। यहां बे ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बे ऑफ बंगाल जो
रिट्रीट ऑफ मॉनसून, ये अंडरलाइन दिस वर्ड, रिट्रीट ऑफ मॉनसून। Monsoonal function is like the movement of an army, forwarding and retreating। जैसे 26 जनवरी के ऊपर इंडिया गेट के ऊपर परेड होती है और बाद में 2 दिन बाद रिट्रीट होता है उसी का। मॉनसून भी समर में आ जाती है 80%, विंटर में बे ऑफ बंगाल से जाते हुए कहां पर, उड़ीसा पहले, आंध्र प्रदेश, थोड़ा बहुत कर्नाटका और तमिलनाडु में फुल बारिश करती है। नक्शा बना दें तो बहुत ही अच्छी बात है। यहां पर रिटर्न ऑफ मॉनसून का छोटा सा नक्शा बना दें, और क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता विंटर में, दिस इज मोस्ट इफेक्टिव। जो चेन्नई है पहले मद्रास होता था, और बाढ़ भी सर्दियों में। यहां पर चेन्नई की फ्लड के बारे में जरूर लिखेंगे आप, और रिचार्जिंग ऑफ वाटर, जो कावेरी के साथ जो रिवर लगती हैं उनके बारे में जरूर आप मेंशन कर देंगे। एक बड़ी बात और, नॉर्थ में भी विंटर में बारिश होती है, चाहे, क्योंकि विंटर रेनफॉल लिखा हुआ है, सिर्फ मॉनसून नहीं है। यहां एक नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट ऑफ राजस्थान, थोड़ा सा गुजरात तक भी, पर्शियन गल्फ से क्या आती है, मैं मैप पे दिखा देता हूं। पर्शियन गल्फ से आते हुए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का थोड़ा हिस्सा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान, यहां पर बारिश होती। इसको मावट कहते हैं, मावट। ये मावट शब्द जरूर लिखना है। मावट सर्दियों में, क्योंकि टेम्परेचर नीचे होता है, लो होता है, इसलिए इवेपोट्रांसपिरेशन कम होती है, और ये बहुत इफेक्टिव होती है। जहां विशेष तौर से राजस्थान में जहां ड्राई फार्मिंग है, वहां पर बहुत बड़ा काम करती है। मस्टर्ड की खेती जो हरियाणा और राजस्थान में, और जैसे अलवर डिस्ट्रिक्ट है, महेंद्रगढ़ है, ये डिस्ट्रिक्ट का चाहे नाम भी लिख दें आप, इनको बहुत बड़ा फायदा होता है। किससे? मावट से, विंटर रेनफॉल से। यहां मैंने बताया था विंटर रेनफॉल ये एक ही है, तो 2 ही क्षेत्र हैं जहां पर विंटर रेनफॉल है। ये 150 वर्ड्स में लिखना है। यहां एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पक्का ध्यान रख लें कि 4 चीजों के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मेंस में बड़े क्वेश्चन में भी, छोटे में भी। एक, फिजिकल रीजन ऑफ द इंडिया, चाहे हिमालय पे पूछ ले, चाहे गंगा, ये प्लेन है, गंगा यमुना का प्लेन, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र पूरा का प्लेन, या डेक्कन प्लेटो पे, या घाट्स पे तो कम पूछते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है। एक क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन जरूर होता है, सोयल और वेजिटेशन के ऊपर जरूर, चाहे मिला के दे दें, क्वेश्चन जरूर आता है सोयल, इसलिए इनको बारीकी से। और एक वाटर रिसोर्स के ऊपर, रिवर्स भी आ गए, अंडरग्राउंड वाटर आ गया, ये सारा का सारा। और आजकल जो ड्रिप इरिगेशन वगैरह आ गए हैं, इनका बहुत महत्व अलग से पूछ लेते हैं, अलग से। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है लिंकिंग ऑफ रिवर्स,
ये बड़ा ध्यान से मेजर दस्तूर और आर्थर कॉटन ने ये विचार दिया था, इसके बारे में जरूर देख लें। तीसरा एक आया हुआ है क्वेश्चन, डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ वाटरशेड अप्रोच टू विलेज लेवल प्लानिंग। ये माइक्रो प्लानिंग के ऊपर आप ये देखिए, बिल्कुल प्लानिंग किसका है, या तो इकोनॉमिक्स वालों का है, थोड़ा बहुत कॉमर्स को भी टच करता है, लेकिन रीजनल डेवलपमेंट आजकल ज्योग्राफी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ग्रामीण इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस, द सोल ऑफ इंडिया लाइज इन द विलेजेस। और विलेज में सबसे ज्यादा कौन सा है, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो क्राफ्ट्स हैं उनमें है, उद्योग भी है तो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए। वाटरशेड, वाटरशेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वाटरशेड पानी, बिल्कुल पतला किनारा। माइक्रो लेवल प्लानिंग पे यहां आ जाती है एक, वही बात है, हायरार्की आ जाती है दोनों तरह से, समाज में भी और फिजिकल रिसोर्सेज में भी, दोनों में। और इन दोनों का इंटीग्रेट करके वहां पर लोकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके स्थानीय साधनों का उपयोग करके कैसे विकास किया जा सकता है। जो वाटरशेड का मतलब होता है कि मान लो एक उठा हुआ भाग है पानी का, इधर का पानी इधर बह जाता है, इधर का पानी इधर बह जाता है, यानी इधर का पानी इधर ही बह रहा है, इसको अलग से ही आपको डील करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, हाउ डज नेचुरल वेजिटेशन, जो मैं कह रहा था वही आ गया, हाउ डज नेचुरल वेजिटेशन अफेक्ट द सोइल फॉर्मेशन। आगे दो चीजों को मिलाकर एक ही प्रश्न में पूछ लिया, और वो भी 150 वर्ड्स में। अब किताबों में तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ होगा, आप नेचुरल वेजिटेशन को अलग कर रहे हो तो यार, सदाबहार वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेसिडस फॉरेस्ट है, थोर्नी श्रब्स हैं, ये है वो, लाइक दैट। आपने वो भी जो डेल्टा में है उनके बारे में। दूसरी तरफ आप सोइल कर रहे हो, रेड सोइल है, काली मिट्टी है, दोमट है, इस तरह की मिट्टियों का। लेकिन यहां तो मामला दूसरा हो गया, आपने, क्योंकि सीधा इसने हाउ डज नेचुरल वेजिटेशन अफेक्ट द सोइल फॉर्मेशन, सोइल फॉर्मेशन इज द रिजल्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वेजिटेशन। हेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वेजिटेशन एंड द प्रोडक्ट इज एक्स इज वेजिटेशन, वाई इज soil. Soil, the formation of soil is a function of parent material, climate, vegetation and time. यहाँ इतने फैक्टर्स में से एक वेजिटेशन, लेकिन है सारे आपस में कनेक्टेड। पेरेंट मटेरियल में किस मिनरल से बनी हुई सोयल है, किसी में फॉस्फोरस ज्यादा है, कहीं पर आयरन ज्यादा है, बहुत सारी चीजें। जैसे डेक्कन प्लेटो के बहुत बड़े भूभाग पे आयरन कंटेंट और कैल्शियम बहुत ही ज्यादा है, जबकि हमारा जो प्लेन है इसमें मिनरल्स कम होते हैं, क्योंकि ये नदियों के सेडिमेंट से बना हुआ है। यहां पर ये एक बात कह दी है, इज ए प्रोडक्ट ऑफ वेजिटेशन, अफेक्ट ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन इज ऑल्सो, वही बात आते हैं, ए प्रोडक्ट ऑफ द सीड,
द सोयल, द क्लाइमेट एंड द टाइम। वेजिटेशन में भी वही फैक्टर्स काम करते हैं। जैसा वेजिटेशन का कवर है, वो कवर है, वो जितना भी जैसी वेजिटेशन होगी उसी तरह वो नीचे पेड़ होंगे, वो बन के और कट के नीचे जब गिरते हैं तो ह्यूमस बनता है। वेजिटेशन का जो रेमिनेंट है, जो शेष फल है, जो पत्ते तने सब कुछ जो गिरते हैं, उससे वो मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी में मिलकर ह्यूमस बनाते हैं और उसी के ऊपर सोयल का नेचर बदल जाती है। सोयल का नेचर बदल जाता है। एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सैंड है बिल्कुल डेजर्ट में, लेकिन वहां पर भी वाटर मैनेजमेंट से एक जगह बिल्कुल सैंडी ड्यून्स हैं, दूसरी तरफ सैंडी ड्यून्स थे, लेकिन वाटर मैनेजमेंट में क्या किया, वहां पर बहुत सारा फॉरेस्ट का कवर बना दिया। अब नीचे की मिट्टी है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि फॉरेस्ट का जितना भी उनके पत्ते हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, लकड़ है, और टेम्परेचर भी नीचे, और घास जो नीचे उग जाती है, वो सारा मिलके नेचुरली बदल जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स बदल जाते हैं। सो वेजिटेशन गिव्स न्यूट्रिएंट्स टू द सोइल एंड इट डिफाइंस द प्रोडक्टिव नेचर ऑफ द सोइल। इसको जो ग्रीन मैन्योरिंग है, फसल बीज उगा दिया, उसके ऊपर हल चला दिया, वो सारा का सारा हरा नीचे दब जाता है और ह्यूमस बढ़ जाता है। ये वेजिटेशन को दोबारा से रिसाइकलिंग हम सोइल में कर देते हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन है, मैंने ये वही बताया, आप ये देखना, एक ऊपर के पहले 5 सैंपल पे उठाए क्वेश्चन। फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी से कहीं से भी बाहर से नहीं आएगा। यहाँ आया हुआ है चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड डेजर्टिफिकेशन, दैट रिलेशनशिप, चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड डेजर्टिफिकेशन। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा तो देखो क्लाइमेट है, वही बात है, इसको अफेक्ट करने वाले रेनफॉल है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, बारिश कितनी है, विंड्स कितनी, ये फिजिकल फैक्टर्स। और दूसरा डेजर्टिफिकेशन। यहाँ एक विशेष बात ये देखना, बड़े बड़े जितने भी डेजर्ट्स हैं दुनिया के, सहारा हो, कालाहान, और चाहे हमारा ये थार डेजर्ट है, जितने भी एटाकामा का डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, वो वेस्टर्न साइड पे ऑफ द कॉन्टिनेंट मिलते हैं। ये देखना, एक क्वेश्चन भी पूछा, भाई द बिग डेजर्ट्स और ग्रेट डेजर्ट्स आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। इसको देखिए, यहाँ क्लाइमेट के साथ 2 वेरिएबल आपने ले लिए, एक क्लाइमेट और एक डेजर्ट। डेजर्ट का यही डेफिनेशन है जहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, मिनिमम ये है साल में 20 सेंटीमीटर से भी कम अगर बारिश होती है तो डेजर्ट है। टेम्परेचर, ये जरूरी नहीं है कि एक दिमाग में परसेप्शन होती है कि हॉट ही डेजर्ट होते हैं, देयर आर कोल्ड डेजर्ट ऑल्सो। लद्दाख के ऊपर है, कोल्ड डेजर्ट है। अब आप देखें एक बात, ये डेजर्ट आपके आगे, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का आधार लगा। देखो क्लाइमेट चेंज होती है, कुछ तो नेचुरल कारण, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ही हो गए तो क्लाइमेट चेंज, पोल्स ही बदल गए। दूसरा ह्यूमन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ह्यूमन फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रोकार्बन का जरूर नाम लिख दें, जहां पर भी है क्लाइमेट का नाम अगर चेंज आता है या पोल्यूशन का आता है तो आप हाइड्रोकार्बन का नाम लिख दें, इससे हीटिंग हो जाती है। दूसरा ये एक कारण हो गया, पोल्यूशन के साथ भी जुड़ा हुआ एक फैक्टर यहाँ पर ला नीनो और
नीनो एंड ला नीनो का, जहां डेजर्ट आएगा वहां पर गर्मी बढ़ना फैक्टर सबसे बड़ा, और एक बारिश नहीं होना, 2 फैक्टर। तो इन दोनों का नाम भी लिख देंगे आप, इसका मतलब अलर्ट हो जाएगा कि ये पैसिफिक ओशियन के ऊपर सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वहां से ला नीनो नीनो दोनों को आप देख लें। डेजर्टिफिकेशन और छोटा सा काम है, 150 वर्ड ही तो लिखने हैं, ये हो जाएगा। यहां पर देखें तकरीबन ये देखा गया, रिलेशनशिप पूछते हैं, चाहे सोयल एंड क्लाइमेट का देख लें, चाहे वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया एंड फार्मास्यूटिकल कर दिए, अलर्ट रहना, चाहे आपका डेजर्टिफिकेशन का देख लें, चाहे आप वाटर शेड वाला देख लें, सब में है क्या, थोड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ लिया, समर मॉनसून के बजाय विंटर मॉनसून पूछ लिया। सो आपको तैयारी करनी है, और तैयारी करनी है इंटेलिजेंटली। हम क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है, एक बात फिर आप लिख के प्रैक्टिस जरूर करें, जो भी है इसको लिख के प्रैक्टिस, क्योंकि वहां पर तकरीबन बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि समय हो गया, समय हो गया। और एक कभी भी निराश ना हो, क्योंकि भगवान ने आप सब लोगों के लिए दाना पानी का सबका इंतजाम कर रखा है। यहाँ तक आ गए हो आप लोग, खुश नसीब हो। कितने परसेंट बच्चे हैं जिनको कॉलेज लेवल पे एजुकेशन मिलती है, जिनको सारे साधन मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी खुश नसीबी तो ये है, हम आज़ाद देश में पैदा हुए हैं, और आप लोग डिजिटल इंडिया, जिस समय हिंदुस्तान जहाँ पूरी फूड सिक्योरिटी मिली हुई है, सारी चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ी सी मेहनत करो एंड सक्सेस योर वे। गुड लक।